जिन्होंने डिस्कवर किया है, प्रोपाउंडेड किया है, ठीक है, प्रोपाउंडर है। एंड न्याय फिलोसॉफी मतलब अभी का जितना भी आप न्याय न्याय बोलते हो ना, मतलब जहाँ पर डिसीजन मेकिंग करते हो, एविडेंसेस के साथ चलते हो, तो उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जस्ट लाइक हमें कुछ चीज़ें को अगर प्रूव करना रहता है तो वी नीड प्रमाण, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एविडेंसेस, उसको यहाँ पे बोला गया प्रमाण, ठीक है। प्रमेय, डायरेक्ट देखना, सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, यहाँ पे सोर्स ऑफ नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है। एंड न्याय के लिए कहीं पे भी न्याय विचार कर रहे हो ना, तो दैट इज, ये वर्ड्स सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो वर्ड्स आप लोगों को बोला जा रहा है बस इंग्लिश में लिखना हो गया। न्याय, विचार, प्रमाण, प्रमेय, जल्पा, जाति, ये सारे वर्ड्स आएंगे। 16 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, न्याय फिलोसॉफी के अंडर पे, ठीक है। ये कौन है, पर्सन कौन है, अक्षपद गौतम है, ठीक है। पहले इनका नाम है गौतम, इनको फिर से इनके न्याय फिलोसॉफी के लिए नाम मिला अक्षपद, तो इनका पूरा नाम बन गया अक्षपद गौतम। एंड 600 BC के पीरियड में ये थे। एंड अब देखो इनका इंट्रोडक्शन देंगे। यस, वॉइस कट रहा है, बताओ। मैम तो जो लिखा है गौतम, स्पेलिंग मेरे को थोड़ा लगा मिस्टेक लग रहा है, GOTAM। हाँ रॉन्ग है, थोड़ा सा रॉन्ग है, वो प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है। और यहाँ पे ब्लर भी दिख रहा है आज, क्यों क्या पता, नेटवर्क की वजह से। अच्छा, जो स्पेलिंग है थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, करेक्ट करके लिखिएगा, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग गौतम लिखा गया है तो गौतम लिखिएगा। इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। फाउंडेड बाय सेज गौतम, ऑल्सो नोन एज अक्षपद। प्राइमरली इनका कंसर्न क्या है वो देखना। इनका कंसर्न है, न्याय जब भी होता है तो उसके साथ नॉलेज का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, ज्ञान ज्ञान, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ लिया, कर्मकांड ज्ञानकांड सब कुछ पढ़ लिया है। पुरुष और प्रकृति दोनों का संबंध भी पढ़ा, एलिमेंट्स पढ़े, 25 एलिमेंट्स हैं, वो सब कुछ पढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ क्या रखा गया है, प्राइमरली कंसर्न विद, ये जो फिलोसॉफी है प्राइमरली किसके साथ कंसर्न है और जुड़ा हुआ है ना, इट इज रिलेटेड टू करेक्ट नॉलेज। करेक्ट नॉलेज, किसी पे भी डायरेक्टली भरोसा मत करना, ठीक है। उनको पहले एविडेंस देने बोलो, वो एविडेंस आप खुद से चेक करो, रीचेक करो, एंड आफ्टर दैट उसका जब प्रूफ मिल जाए उसके बाद उस नॉलेज के ऊपर डिपेंड करो या बिलीव करो, ठीक है। अभी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसको चेक करेंगे। ऑब्वियस रीचेक करना भी चाहिए, करेक्शन है कि नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि हम भी ह्यूमन से रॉन्ग हो सकता है। सो वहाँ पे आप रीचेक करते हो, करेक्शन करते हो, एंड करेक्शन करने के बाद उसको मॉडिफाई करके लिखते हो। तो ये बेटर ऑप्शन है। मतलब क्या है, आपने न्याय फिलोसॉफी को ही पहले से चूज किया हुआ है और रिसीव करना चाहते हो प्रॉपर नॉलेज को, ठीक है। तो ये इनका प्राइमरी कंसर्न क्या है, प्राइमरी कंसर्न विद द कंडीशंस ऑफ द करेक्ट नॉलेज एंड द मीन्स ऑफ रिसीविंग दिस नॉलेज। इस नॉलेज को फिर से लेना है, पहले चेक करना है ये करेक्ट नॉलेज है कि नहीं, एंड आफ्टर दैट इस नॉलेज को रिसीव करना है। जब ये कंसेप्ट बनता है ना कि नॉलेज रिसीव करना है, नॉलेज का एविडेंस ढूंढना है, नॉलेज करेक्ट है कि नहीं चेक करना है, तो इसको एट ए टाइम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। वॉइस आ रहा है, ऑडिबल हूँ? ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द साइंस ऑफ लॉजिक और रीजनिंग। देखो, साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस मतलब सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ लॉजिक और रीजनिंग, और इसको बोल सकते हैं साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी। क्रिटिकल स्टडी, क्रिटिकल स्टडी क्या होता है ना, डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी को हम क्रिटिकल स्टडी बोलते हैं, जहाँ पे हम छानबीन बहुत ही एक्यूरेटली करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट करते हैं, कोई भी एक चीज़ को मिसलीड नहीं करना चाहते। नेगेटिव पॉइंट को हम लोग पूरा अवॉइड करेंगे, पॉजिटिव के साथ जाएंगे और 1 to 1 ईच पॉइंट हम मूव करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं ना, अनवीक्षिकी, अनवीक्षिकी उनके वर्ड से है, तो आप लोग अगर भूल जाओ मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना लिखना है, साइंस ऑफ लॉजिक और रीजनिंग एंड द साइंस ऑफ क्रिटिकल स्टडी, दैट इज कॉल्ड अनवीक्षिकी। डिस्कवर्स द वैलिडिटी और इनवैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ये भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेज जो आप ले रहे हो ये वैलिड है कि नहीं। मैंने अभी बोला ना, जब भी आप नॉलेज लो तो उसके बारे में जानो, कोई भी एविडेंस अगर देखते हो, मतलब कोई चीज़ के बारे में एविडेंसेस ढूंढ रहे हो, तो उस एविडेंसेस को पहले रीचेक करो, रीटेस्ट करो, एंड आफ्टर दैट उसको यूटिलाइज करो, तो वो वैलिड है कि नहीं उतना पता चलेगा। अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगी, आप यहाँ से क्विकली कैसे पता करोगे, न्याय न्याय जुड़ा रहता है नॉलेज के साथ। यहाँ से आप करेक्ट हुए कि चलो गौतम अक्षपद के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, तो दैट मीन्स मैम ठीक पढ़ा रही है। आफ्टर दैट इसमें 16 एलिमेंट्स हैं, वो 16 एलिमेंट्स को आपके बुक से ही लिया गया है, तो बुक में जो भी इंफॉर्मेशन है उस अकॉर्डिंग आप चेक करना, ठीक है, उसको देख लेना, आपको पता चल जाएगा वही 16 एलिमेंट्स आपके साथ है, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, बहुत जोर बारिश। पूरा करेक्ट सेंस पे वैलिड ऑफ नॉलेज या नॉलेज का वैलिडिटी देख लिया, थिंग्स को पूरा जान लिया, दैट मीन्स आप रिलीज कर रहे हो, खुद को रिलीज कर रहे हो मैटेरियल बॉन्डेज से, खुद को रिलीज कर रहे हो मटेरियल बॉन्डेज से, बिकॉज उस चीज के बारे में आपको पता नहीं रहता, इसलिए आप हेल्प मांगते रहते हो इसको, ठीक है, या फिर किसी सोर्स के पीछे भागते रहते हो। जब आपको पता है सारी चीजों के बारे में, तो आप मटेरियल बॉन्डेज से खुद को क्या कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, ठीक है। ऑब्टेनिंग वैलिड नॉलेज,
इज द ओनली वे टू ऑब्टेन रिलीज फ्रॉम सफरिंग। देखो, अगर सही में आपको वैलिड नॉलेज मिलता है, वैलिड नॉलेज, इनवैलिड नॉलेज नहीं चाहिए जो कि हमेशा चेंज होता रहेगा, ऐसा हमें नॉलेज नहीं चाहिए। हमें करेक्ट सीक्वेंस में नॉलेज चाहिए विद एविडेंसेस, करेक्ट एविडेंसेस, पॉजिटिव सेंस में। अगर मिल जाता है तो क्या होगा? टू ऑप्टेन रिलीज फ्रॉम सफरिंग, आप जो सफर कर रहे हो, जो भी मुश्किल आपके पास आ रहे हैं उससे आप फ्री हो जाओगे। सफरिंग और जो भी पेन है आपका, उससे आप फ्री हो जाओगे। ठीक है। जैसा कि सोच लो कि बचपन में हम लोग तो छोटे छोटे बातों में बहुत ज्यादा रोते थे। ठीक है। प्रॉब्लम फेस करते थे एंड प्रॉब्लम लगता था ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी उस चीज को फील करो, एविडेंसेस है आपके पास, प्रूफ है, और वो लगता है कि छोटा मोटा प्रॉब्लम है एंड कुछ हो ही मतलब होता ही नहीं है वो प्रॉब्लम एक्चुअली। एंड आप उसी का सजेशन देते हो अपने भाई बहन को या फिर अपने स्टूडेंट्स को कि छोटे हो, अभी जो भी प्रॉब्लम है अपने पेरेंट्स को बोल दो, सोल्यूशन मिल जाएगा, क्विकली मिल जाएगा। आप अगर बड़े हो एंड जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स है, जो आपके लाइफ रिलेटेड होता है या फिर डिसीजंस रिलेटेड होता है या फिर कोई भी रिलेटिव्स और रिलेशन रिलेटेड होता है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए प्रॉब्लम से फ्री होना, मतलब मैटेरियल बॉन्डेज से फ्री होना या फिर सफरिंग से फ्री होना, ये डिपेंड करता है करेक्ट नॉलेज के ऊपर। ठीक है। इतना हमने समझा न्याय फिलोसॉफी के इंट्रोडक्शन में। इसका मीनिंग डेफिनेशन देने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जाओगे। यहाँ पे एक्चुअल इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। 16 डिविजन्स, इसके 16 डिविजन्स है रियलिटी में जो चीजें आपको। यस, बोलो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक। First of all, it depends on your topic. Choose a topic particularly related to your students' age and students' habit. Okay, suppose you teach the students of class 6 and you select a topic of class 7. Is it possible to teach them? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉपिक चूज करेंगे एंड उस टॉपिक को आप क्या करेंगे, इसके लिए लेसन प्लान सिखाया था ना। लेसन प्लान में क्या लिखा था बताओ एक पॉइंट पे कि प्रीवियस नॉलेज अज्यूम करना सीखो, प्रीवियस नॉलेज को टेस्टिंग करो। तो वो सारे वैलिडिटी है, ये सारे वैलिडिटी है। ठीक है। तो वो वैल्यू प्रूफ आपको मिल गया। हाँ, तो नॉलेज रिलेटेड आ गया ना। नॉलेज मुझे पता चल गया कि बच्ची को कितना नॉलेज है। आप लोगों को जब भी पढ़ाती हूँ तो आई आस्क यू, तो मैं पूछती हूँ आपको ये पता है, डू यू नो अबाउट दिस, तो आप लोग बोलते हो, कुछ को बोलते हो हाँ, कुछ ना बोलते हो। उसके बाद हमारा टॉपिक अगेन स्टार्ट होता है, एक समरी पहले पूरा मिलता है, उसके बाद पूरा स्टार्ट करेंगे डिटेल वाला। तो ये चीज होता है वैलिडिटी चेक करना। ठीक है। पहले बच्चों का हम एंट्री बिहेवियर सारी चीजों को डिटेल देखते हैं, वो प्रीवियस नॉलेज के थ्रू प्रूफ होता है। जेस्चर उनका, उनका पॉजिटिविटी या रेस्पॉन्स, उनका आई कांटेक्ट, ये सारे छोटे छोटे से नॉन वर्बल एक्टिविटीज हैं जिससे आप थोड़ा थोड़ा एविडेंसेस ले सकते हैं। ठीक है। सो अभी ना हमने 16 डिविजन्स लिया है, इसका 16 डिविजन्स को पहले याद करना है। ठीक है। पहला पॉइंट ये है, बुक में सिर्फ नाम लिखा गया था, इसके साइड में आंसर्स लिखे गए हैं। ठीक है, मतलब इसको एक्सप्लेन किया गया है छोटे छोटे लाइंस में, सिंगल सिंगल लाइंस में। क्योंकि मैंने सोचा अगर 16 पॉइंट्स को फिर से आप डिवाइड करके लिखते चलोगे ना वन आफ्टर अनदर, तो उसके एग्जाम्पल के साथ, तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आप भूल जाओगे। सो पहला चीज ये है कि हम डिपेंड करते हैं प्रमाण, प्रमाण के ऊपर। ठीक है। हमें क्या चाहिए, दैट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण मतलब हम लोग ऐसे में तो एविडेंसेस देखते हैं, तो एविडेंस भी क्या होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज। दैट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। क्यों चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा नॉलेज चाहिए, ये होता है प्रमाण। याद रखेंगे हम लोग। हाँ, पीपीएस आप चार चार करके भी याद रख सकते हो। पीपीएसपी पूरा 16 है, तो चार चार के डिवीजन में चार ग्रुप्स आएंगे। पीपीएसपी पहला ग्रुप हम लोग कह रहे हैं पीपीएसपी, ये हो गया प्रमाणन। फिर उसके बाद हो गया कि नॉलेज के ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढना है, नॉलेज का ऑब्जेक्टिव्स को ढूंढना है, क्या उसका उद्देश्य है। नॉलेज तो ले लिया, सोर्स ऑफ नॉलेज जान लिया कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे कलेक्ट करना है, उसके बाद जानना पड़ेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। सो दैट इज द प्रमेय, प्रमेय, प्रमेय। ठीक है। तो सोच लो अभी प्रमेय, हमारा जो न्यूज़पेपर है वो भी क्यों फेमस है, क्योंकि वो बोल रहा है कि हम नॉलेज का ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जो भी न्यूज है उसके नॉलेज का ऑब्जेक्टिव को हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, सो दैट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। याद रखना, मैं सीक्वेंस याद करवाने के लिए आपको ये ट्रिक दे रही हूँ। पीपी हो गया, एस के अकॉर्डिंग समस्या, मतलब हमें कोई कठिनाई होगी या प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, समस्या। या फिर यहाँ पे डाउट आ सकता है, अनसर्टेनिटी पॉइंट पे कुछ भी डाउट हो सकता है, कभी कभी ना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, ये तो प्रिंसिपल आपने पढ़ाई है, द स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ करूँ, जाऊं या उसके साथ जाऊं, इस नॉलेज को लूं या उस नॉलेज को लूं, कौन से पॉइंट को लूं, चूज करूं, तो वो बेटर ऑप्शन बनेगा मेरे लिए यहाँ पे कोई चीज को पढ़ाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। दैट इज अ डाउट, ये हमें डाउट रहता है एंड ऑलवेज हम इसी डाउट की वजह से कंफ्यूज होता है, तो ये हमारे लिए अभी समस्या है। ठीक है। नेक्स्ट पी क्या है, प्रयोजन।
हमें क्या जरूरत है, नीड। प्रयोजन मतलब हमारा एम, यहाँ पे गोल बोला गया है, कहाँ तक हमें पहुंचना है, नीड। सिंपल वर्ड में नीड बोल सकते हो या फिर प्रयोजन का मतलब हो गया एम। ठीक है, ये पहला ग्रुप है। आप ऐसे याद रख लो, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऐसे करके आप लोग याद रखो। सोच लो, 4 आ गए क्लास 1 में, पीपीएसपी। पीपीएसपी प्रमाण प्रमेय, फिर क्या, एस फॉर समस्या, पी फॉर प्रयोजन। क्लियर है, ये चार क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चार में आ जाते हैं। ठीक है, अभी देखो DSAT, आप बोल देना डी सेट, डी ए, दैट इज द DSAT। ठीक है, पहला आ गया दृष्टांत। हमें हर बार ये लाइन बार बार बोलना पड़ता है, क्या, आत्मदेवार्य द्रष्टव्यता, वहां से ही समझ लो कि दृष्टांत्य मतलब हम जहाँ पे ज्यादा क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम्पल दृष्टांत्य। ठीक है, दृष्टांत बोला गया एग्जाम्पल। एस में क्या है, सिद्धांत, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत को कभी कभी प्रिंसिपल भी हम लोग बोलते हैं या फिर डॉक्ट्रिन बोलते हैं, डॉक्ट्रिन इंग्लिश में बोला गया डॉक्ट्रिन। ठीक है, सिद्धांत। फिर क्या हुआ, द अय्यभ, दैट इज कॉल्ड अय्यभ। ठीक है, तो अय्यभ का मतलब हो गया कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इन्फरेंस, जो भी चीज आप बता रहे हो उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, पूरा एग्जैक्टली आपके प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है इन्फरेंस को बताने के लिए। ठीक, फिर क्या है, जब हमें पता चल गया कि कंस्टिट्यूएंट्स क्या है इन्फरेंस का, तो हम क्या कर सकते हैं, तर्क, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। ये तो जानते हो, हाइपोथेटिकल अगर नहीं रहे तब भी हम आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब जिसका एविडेंसेस होते हैं, जिसको आप प्रूव कर सकते हो विद एग्जांपल और एविडेंसेस। ठीक है, तो पहला सिस्टम पढ़ा था, फिर से रिकॉल करो, पीपीएसपी। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा डी सेट। तो पीपीएसपी में फिर से याद करते हैं, प्रमाण प्रमेय समस्या प्रयोजन, डी फॉर दृष्टांत सिद्धांत, अय्यभ, देन तर्क, हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट। ये हो गया हमारे 8 ग्रुप, मतलब 8 पॉइंट चले गए, 8 सेट चले गए। अभी ये पूरा जब कंप्लीट होता है ना, तब जाके एक न्याय फिलोसॉफी कंप्लीट होता है। मतलब एक न्याय से आप चीजों को प्रूव करते हो। आपको लगता है कि न्याय का मतलब हो गया नॉलेज दे दिया, उस नॉलेज को यूटिलाइज कर दिया, एविडेंसेस दे दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं। उसमें छोटे छोटे पार्ट में चल रहे हैं एंड हमने 8 पार्ट कंप्लीट किए, अभी भी और 8 है। ठीक है, अब देखो क्या है, दैट इज कॉल्ड निर्णय। निर्णय, निर्मय नहीं लिखा गया, निर्णय। बाधा, दैट इज द एनबी। जल्प, जे, दैट इज कॉल्ड wrangling। एंड लास्ट वितांड, वितांड मतलब इरेशनल आर्गुमेंट। मतलब अभी क्रॉस आर्गुमेंट तो होगा ही, कोई भी चीज ऐसे प्रूफ नहीं होता, उसका क्रॉस आर्गुमेंट होता है। कभी कभी कंसेप्ट सेम सेम लगते हैं, तब हम लोग, जैसे आपने अभी पूछा, यू नो दैट कि आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, फिर भी आपने पूछा कि मैम हम लोग तब कैसे जानेंगे टेस्ट को, कैसे ऑब्जेक्टिव्स जानेंगे टेस्ट का, या कैसे बच्चों के ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है टॉपिक का। तो वो आपका नॉलेज टेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे हम जो कंफ्यूज होते हैं, उसमें जो प्रूव करना रहता है, उसके लिए जो तर्क करते हो, आर्ग्यूमेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड इरेशनल आर्गुमेंट। ठीक है, निर्णय मतलब तो जानते हो, कंफ्यूजन, बाधा, रोकना। यहाँ पे बाधा का मतलब है रोकना नहीं, कुछ टाइम के लिए हम लोग पॉज करें एंड डिस्कशन करें। ठीक है, कुछ टाइम के लिए हम लोग पॉज करेंगे एंड डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। देन जल्प क्या होता है ना, रैंगलिंग। मतलब हम लोग ना अभी डिस्कशन करने के बाद सोच में है, बहुत ज्यादा कल्पना जल्पना कर रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको प्रूव करेंगे या फिर कैसे इसका यूटिलाइज करेंगे, और लास्ट में हम वितांडो में आते हैं, दैट इज द इरेशनल आर्गुमेंट। तो हमें फिर से मैं फर्स्ट से कर रही हूँ, पीपीएसपी। देन क्या आया सेकंड क्लास में, दैट इज डी सेट। थर्ड क्लास में क्या आया, एनवीजेवी। एनवीजेवी तो फिर से करो, दैट इज द प्रमाण प्रमेय समस्या प्रयोजन। ठीक है, डी से क्या था, दृष्टांत सिद्धांत, ऐसे अय्यभ्य एंड तर्क। फिर एन से क्या हुआ, निर्णय, बी से बाधा, जे से जल्प, वी से वितांड। हो गया, लास्ट में आते हैं, लास्ट और 4 बचे हैं, दैट इज कॉल्ड HCJN। HCJN हेत्वाभाषा, दैट इज कॉल्ड हेत्वाभाषा, स्पेशियस रीजनिंग। उसके लिए, उस हेतु, उस चीज के लिए जो आप यूज कर रहे हो या फिर जो रीजन लगा रहे हो, वो चीज है हेत्वाभाषा। लास्ट क्या है, चाल। मतलब देखो ना, एक तुम्हारा चाल चलो, अब कैसे चलोगे तुम, कैसा यहाँ पे रिप्लाई करना है, तो वो है चाल। देन क्या आया, जाति। जनरली ये क्या होता है ना, हम लोग सेम सेम ग्रुप बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को अलग अलग करते हैं, तो वो है जाति। यहाँ पे जो चीज सेम सेम लगे उसको एक साथ कर देना, जो डिफरेंट लगे अलग अलग कर देना। देन लास्ट वन इज द निग्रह स्थान। निग्रह स्थान, द ग्राउंड फॉर डिफीट, जहाँ पे सबको हारना पड़ता है या फिर एंडिंग दिखाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड निग्रह स्थान। ठीक है, निग्रह स्थान। अब पहले से फिर से आते हैं, पीपीएसपी। ठीक है, याद हो जाना चाहिए, मैं रिपीट कर दे रही हूँ,
पीपीएसपी फर्स्ट क्लास में आया, सेकंड क्लास में कौन था हमारा, डी सेट, ठीक है, डी सेट सीक्वेंस के लिए पूरा किया गया है। उसके बाद क्या आया ना, उसके बाद याद होगा निर्णय, ठीक है, निर्णय के बाद क्या था हमारा, दैट इज कॉल्ड एक रुको, निर्णय, बाधा, हाँ, एन बी, देन जल्प, देन आया विकांडर, देन एस सी जे एन, ठीक है। ये पहला आपका चार चार का सीक्वेंस है, उसको याद रखना है। आगे पीछे नहीं लिख सकते हो, एक ही सीक्वेंस में लिखना है। 16 पॉइंट है, 16 एलिमेंट्स, 16 एलिमेंट्स है, ठीक है। फिर से करते हैं, प्रमाण, प्रमेय, ठीक है, समस्या, प्रयोजन, ठीक हो गया। डी से क्या आया, दृष्टांत, एस से सिद्धांत, यज्ञ एंड तर्क, ठीक है। एन से क्या आया, निर्णय, बी से क्या आया, बाधा, जे से आया जल्प, बी से आया विकांड, एच से क्या आया, हित्वभाषा, सी से आया चाल, जे से आया जाति और निग्रह स्थान, ग्राउंड फॉर डिफीट। हो गया, 16 के 16 एलिमेंट्स हुए, ये सुन लो, क्लियर है, 16 एलिमेंट्स क्लियर हुए, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सीक्वेंस की तरह पढ़ाया गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अभी देखो, व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी, जहाँ पे डिटेल देना चाहिए आपके बुक में, वो क्या क्या है, 15 पेज पूरा भर दिया है इसी चीज को लेके, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे कि इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग नॉलेज को कैसे देना है बच्चों को, ठीक है, कितने टाइप्स में देना है, और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगा ताकि आपको कम लिखना पड़े, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी, और आप सोच रहे हो ना, हमें मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स कैसे आएंगे इस यूनिट में, अगर ऐसे कम मतलब कम कर दिया, क्लमजी हो गया, कैसे होगा। सोचो ये थर्ड यूनिट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट यूनिट से प्योर शॉर्ट है क्वेश्चन आएगा, सेकंड यूनिट से भी एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, एंड लास्ट यूनिट से भी क्वेश्चन आएगा। सोचो इनमें से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये क्वेश्चंस को मैं उस अकॉर्डिंग तो प्रिपेयर करवा रही हूँ, बट आप चाहो तो शॉर्ट में भी आए तो लिख सकते हो, ठीक है, माइंड में ऐसा ट्रिक थोड़ा लगा के रखो। तो एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टीम, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड में कौन सा है, एपिस्टीम, एपिस्टीम मींस नॉलेज, एपिस्टीम मींस नॉलेज, ठीक है। एंड एपिस्टेमोलॉजी था, लॉजी मींस तो जानते हो लोगस से आया है, लोगस मींस टू स्टडी और साइंस, ठीक है। सो नॉलेज का साइंस या फिर सीक्वेंस, वन आफ्टर अनदर, जो हम इनपुट करते हैं अपने दिमाग में और स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद प्रोसेसिंग होगा एंड उसके अकॉर्डिंग पूरा दिमाग काम करता है, पूरा बॉडी अवेक रहता है, तो उसको बोला जाता है एपिस्टेमोलॉजी। दैट इज, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, सोर्स ऑफ नॉलेज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉलेज, ये सारी चीज जहां से जान रहे हो एंड एक्वायर कर रहे हो नॉलेज को, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी, सेम चीज बोला गया। सो एपिस्टेमोलॉजी इज द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। ये ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी क्या है, फिलोसॉफी के बहुत सारे ब्रांच है, फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ चुके हैं, फिलोसॉफी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उनमें से एपिस्टेमोलॉजी एक इंपॉर्टेंट ब्रांच। फिलोसॉफी का डिफरेंट जो ब्रांचेस है मैं बता देती हूँ, जस्ट लाइक एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचर साइकोलॉजी, फिलोसॉफी ऑफ सब्जेक्ट्स, फिलोसॉफी ऑफ रिसोर्सेज, फिलोसॉफी ऑफ मटेरियल्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। इससे भी ज्यादा है ह्यूमन फिलोसॉफी, ह्यूमन साइकोलॉजी, तो ये सारे पार्ट है, फिलोसॉफी के ही पार्ट है, ठीक है। सो व्हाट इज नॉलेज एंड सोर्स ऑफ वैलिड नॉलेज, यहाँ पे सिंपली हमने बता दिया कि नॉलेज क्या है और उसका सोर्स क्या है, अगेन वो सोर्स वैलिड है कि नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो एक चीज बताती हूँ, वैलिड नॉलेज को क्या बोलते हैं, प्रम, मतलब प्रमाण से आया प्रम, ठीक है, प्रम बोला गया है, प्रमाण का वर्ड लिया गया है प्रम। प्रम में क्या आता है, वैलिड नॉलेज के पास ना ये चार चीज होता है, समझ लो अब, अभी यहाँ से दिमाग को शांत करना एंड याद रखना, क्या है, पिक्स, पिक्चर्स बोलते हो ना, पिक्स, पिक्स याद रखना, ठीक है। ट्रिक दे रही हूँ, क्या है, अरे कलर तो अलग हो गया रे बाबा, वेट वेट वेट, कलर दिख ही नहीं रहा है हमें, ओके, तो ये क्या है, पिक्स, पिक्स याद रखोगे। P फॉर परसेप्शन, I फॉर इन्फरेंस, C फॉर दैट इज अ कंपैरिजन, या कंपैरिजन है क्या कुछ लिखा है, रुको एक मिनट, कंपैरिजन होना था, कंपैरिजन होना था, कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन हो गया, कंपैरिजन होगा, और एक होगा शब्द, शब्द, शब्द मतलब क्या है, वर्ड्स, वर्ड्स हो गया। परसेप्शन, इन्फरेंस, अच्छा इन्फरेंस का मतलब क्या है, सारे बच्चे जानते हैं, प्रैक्टिकली कर चुके हो इन्फरेंस, इतने चीजों से इस इन्फरेंस पे पहुंचते हैं कि ये है, मतलब जो प्रूव करते हो आप लोग, हम कंक्लूजन पार्ट है, इन्फरेंस बोला गया, मतलब जब हम लोग पूरा चीज को प्रूव करने के बाद लास्ट तक पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फरेंस, ठीक है। परसेप्शन क्या है, रिसीव, रिसीव करना, परसेप्शन इज रिसीव, आप कैसे एक चीज को देखते हो, हाउ टू सी ए थिंग, और हाउ टू सी एन ऑब्जेक्ट, और हाउ टू सी ए पीस ऑफ नॉलेज, आप कैसे देखते हो उस चीज को, दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। परसेप्शन करने के बाद पहले तो आप उसका कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि वो एक चीज आपको कंक्लूड क्या करना चाहता है,
देखो ये कंक्लूजन आपका नहीं है, वो चीज अपने आप ही कंक्लूड कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ और मेरा नॉलेज ऐसा है, तुम ऐसे यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट उससे ही कंपैरिजन करना स्टार्ट किया कि ऑलरेडी कुछ नॉलेज है उसके पास और आपने वहां से कुछ सीखा। दोनों के अंदर आप कंपेयर कर रहे हो, थोड़ा सा जो भी कंपेयर किया उसमें चेंजेस क्या आए, वर्ड्स के चेंजेस आए। तो ये सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। एक है रिसीव कैसा किया है, परसेप्शन, सेकंड वन इज द इन्फरेंस, थर्ड वन इज द कंपैरिजन। इसको करेक्ट करना, थोड़े से पिक्चर्स में रॉन्ग हो रहा है। तो कंपैरिजन एंड लास्ट वन इज द शब्द। ठीक है, शब्द। फिर ऊपर चलो, अभी देखो प्रम गया था ना, प्रम का ऑपोजिट क्या होगा, अप्रम। इनवैलिड बोलोगे, वैलिड, प्रम, इनवैलिड, अप्रम। अभी आ जाओ इनवैलिड नॉलेज क्या होता है। इनवैलिड नॉलेज में जब वैलिड नहीं होता है तो बोलते हैं ना वैल्यूलेस थिंग्स पे नहीं घुसना चाहिए और झगड़े पे नहीं जाना चाहिए और कंफ्यूज होते रहते हो, बार बार डाउट आते रहते हैं, तो वो इनवैलिड है एक्चुअली। इसलिए आपके माइंड में डाउट होते हैं। जब आप बहुत सारी चीजों के साथ काम कर रहे हो बट आप क्रिस्टल क्लियर नॉलेज लेके चल रहे हो, तो क्या आपको डाउट होंगे, डाउट आएंगे, अराइज होंगे? नो, ऑब्वियस नॉट, नहीं होंगे, डाउट नहीं होंगे। सो डाउट आया या गलती हो रहा है, एरर्स आ रहे हैं, या हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। अच्छा, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट को क्या बोला था वहां पे, वर्ड पे बताओ। एंड मेमोरी, आई एम नॉट ऑडिबल, एम आई नॉट ऑडिबल ना? आपके चार पार्ट्स होते हैं। इनवैलिड जो पॉइंट है, इनवैलिड जो नॉलेज होता है उसमें क्या होता है, मेमोरी, डाउट, एरर, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट। अभी बोलो हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट को हमने 16 एलिमेंट्स में क्या बोला था, कौन से पार्ट को हमने हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट बोला था, याद करो, टी से है, टी से वर्ड था आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में आ जाएगा, माइंड में आ जाएगा, बोलो क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो 16 एलिमेंट्स में प्रेजेंट था, तर्क बोलते हैं ना? यस मैम। तर्क बोला जाता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट यहाँ पे हो गया तर्क। देखो कोई भी चीज अगर देख रहे हो, मेमोरी में आया, मेमोरी क्यों में रहने के बाद वो क्या होता है ना, डाउट में कन्वर्ट होता है। अरे ये चीज क्यों हुआ, क्यों ऐसा नहीं बना, तो वो डाउट की वजह से आपके एरर्स आते हैं, ठीक है। एंड उस एरर्स की वजह से आप तर्क करना या फिर आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट करते हो। तो ये हो गया अप्रम में, अप्रम में, ठीक है। प्रम में 4 था जिसको याद करना है, पिक्स, ठीक है। तो P फॉर क्या था, परसेप्शन, I फॉर इन्फरेंस, C फॉर कंपैरिजन, S फॉर शब्द, ठीक है। अप्रम में क्या आया ना, फिर से 4 है, MDEH, MDH याद आएगा, उसमें E लगा दो, MDEH, MDEH, ठीक है। सो मेमोरी, डाउट, एरर, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स, हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स। अब चलते हैं परसेप्शन क्या है, वन वन करके हम एक एक पॉइंट को हम डिफाइन करने वाले हैं अभी, ठीक है। जितना पढ़े थे उसके बेसिस पे आपको डिफाइन किया जाए। अच्छा बताओ तो परसेप्शन किस वे से करते हो, कोई भी रिसोर्सेस को आपका बॉडी कैसे लेता है, कौन से पार्ट से रिसीव करता है, कोई भी चीज को रिसीव करते हो तो कौन से सेंसेस एक्टिव होंगे, सारे होंगे एट अ टाइम, ये सुन लो, सेंसेस एक्टिव रहेंगे क्या परसेप्शन के लिए, yes. So valid source of knowledge accepted by every school of Indian philosophy. Perception मतलब क्या है, valid, valid source of knowledge। जो भी चीज़ दिख रहा है और आप रिसीव करो वो valid से लेंगे, ठीक है। वो वैलिड होना चाहिए, उसके एविडेंसेस होने चाहिए और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट किया जाएगा इंडियन फिलोसॉफी जहाँ पे भी चलता है, मतलब जितने भी इंडियन फिलोसॉफी के स्कूल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ अलाउ किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, परसेप्शन इज अ वैलिड नॉलेज प्रोड्यूस बाय द कॉन्टैक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ए सेंस ऑर्गन। अभी बोला था ना, आपके सारे सेंस ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं जब आपके पास कोई रिसोर्स आता है या फिर कोई भी सोर्स ऑफ नॉलेज आता है। दैट मीन्स आप अवेक होके, आंख खोल के, सब कुछ ओपन करके उसको अपनाना चाहते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड सेंस ऑर्गन के साथ ऑब्जेक्ट का कनेक्शन, ठीक है। ओल्ड स्कूल ऑफ न्याय, मतलब न्याय का 2 टाइप के स्कूल हैं। अभी है इंडियन फिलोसॉफी का नया स्कूल्स, न्यू स्कूल्स न्याय के लिए, पहले जो था वो ओल्ड स्कूल्स हैं। तो ओल्ड स्कूल ऑफ न्याय डिफाइंस परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। इसको क्या बोलोगे, इंद्रिय, ठीक है, इंद्रिय के द्वारा चल रहा है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ठीक है। इतना हार्ड वर्ड मत करना, ओनली लिखना सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। सो आपका जो सेंस के साथ ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो ओल्ड स्कूल फिलोसॉफी में, न्याय फिलोसॉफी में लिखा जाता था और एक्सेप्ट किया गया था। नॉलेज को लेने के लिए, परसीव करने के लिए ये चाहिए। क्लियर है यहाँ तक?
क्लियर? यस और नो, जल्दी बोलो। क्लियर है? ओके चलो, परसेप्शन क्लासिफिकेशन। अभी देखो परसेप्शन के 3 क्लासिफिकेशन है। क्या होता है, मतलब इन तीनों का रिलेशन चल रहा है। क्या परसेप्शन तो है, बट परसेप्शन 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। परसेप्शन बड़ा होता है, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं और ये तीनों मिलके ही एक साथ रिसीव करने के लिए हेल्प करते हैं। क्या है? लौकिक, दैट इज अ ऑर्डिनरी। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलोगे अलौकिक। बोलते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, मतलब अद्भुत, अमेज हो जाते हो। अलौकिक चीजें, जो चीजें बार बार नहीं होते, कभी अचानक से हो गया, तो दैट इज कॉल्ड अलौकिक। सो रिसीव जब करते हो तो 2 चीजें रिसीव होती है, आइदर लौकिक दैट इज द ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रिसीव जब करते हैं हम 2 चीजें करते हैं, दैट इज अलौकिक और लौकिक, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इन तीनों के अंदर बहुत बड़ा कनेक्शंस है। अब चलो ऑर्डिनरी परसेप्शन में क्या आता है। अच्छा, ऑर्डिनरी परसेप्शन कैसे कर रहे हो? डेली बेसिस पे जो होता है, क्या एक्टिव रहेगा बताओ? आपके सेंसेस। अच्छा मुझे बताओ, सेंसेस कितने टाइप में है? कितना है आपके, कितने सेंसेस है? जल्दी जल्दी। 6। तो यहाँ पे देखो, पहला हम 5 सेंसेस ऑर्गन्स को यहाँ पे एक साथ रखें, दैट इज द परसेप्शन बाय सेंस ऑर्गन्स, जो कि ये आंखों से ले रहा है इंफॉर्मेशन, आंखों से देख रहे हो तो दैट इज अ विजुअल, देख के। दृष्टि, ठीक है। ऑडिटोरी, श्रवण, सुनना, ठीक है। ऑडिटोरी, सुनना, सुनने से आपका नॉलेज बढ़ता है। अभी सुन रहे हो ना, प्रॉब्लम क्या हुआ, देखने में इशू आया, नेटवर्क इशू आया, तो उसको हम हेल्प कर रहे हैं कैसे? श्रवण से, मतलब ऑडिटोरी रिसेप्शन यहाँ पे चल रहा है। परसेप्शन ऑफ नॉलेज कैसा हो रहा है? ऑडिटोरी के थ्रू। नेक्स्ट क्या है? टेक्चुअल। मुझे कोई बता सकता है टेक्चुअल का मतलब क्या है? समझा चुकी हूँ पहले भी, ऑडियो विजुअल एड्स में बताया था। टेक्चुअल का मतलब क्या है बताओ? टेक्चुअल, टी से ही वर्ड है, टी से ही वर्ड है, बता पाओगे? दैट इज अ टच, बाय टच, बाय टच, टेक्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गस्टेटोरी। क्या है गस्टेटोरी? वो भी टी से ही वर्ड है, आपके मुंह के अंदर है, मुंह के अंदर है। चलो हिंट दे दिया, क्या होगा बताओ? टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। टंग, टेस्ट बर्ड्स, ये है गस्टेटोरी। फिर नेक्स्ट क्या है? अल्फैक्टोरी। अल्फैक्टोरी कौन सा होगा बता दो? देखो, ये हो गया टंग, ये हो गया टच, ये हो गया आपका सुनना, श्रवण, ये हो गया आपका देखना। तो ऑल्फैक्टोरी क्या हो जाएगा बताओ? स्मेल, 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 ठीक है, ये स्मेल हो गया। तो ये 5 यहाँ पे मेंशन है। अभी देखो मानस, मतलब चित्त, आपका मन, ठीक है। परसेप्शन बाय मानस, तो हमने सारे सेंस ऑर्गन्स का यूज किया, बट स्किन को नहीं यूज किया, यहाँ पे स्किन को छोड़ दिया। स्किन से परसेप्शन ऑलवेज होता है, बट कभी कभी हम सोच विचार जो करते हैं वो स्किन से नहीं होता, वो आप दिमाग से करते हो, सोचते हो, तो ये मन से रिलेटेड है, इसलिए इसको मानस बोला गया। मानस, ठीक है, मन से रिलेटेड है तो इसको क्या बोलते हैं? मानस। अभी परसेप्शन कितने टाइप में था बताओ? परसेप्शन कितना टाइप का है? फटाफट बोलो। 2 टाइप में ना, 2 टाइप में डिवाइड है, लौकिक और अलौकिक। कितने टाइप में डिवाइड हो गया? लौकिक, अलौकिक, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हो गया। ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। अभी देखो 3 मोड्स ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन, 3 मोड्स ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन, 3 मोड्स ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन, इतना क्लियर है? मोड्स ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन क्या है? देखो इंग्लिश वाला याद करना है, कर लो। निर्विकल्पक, निर्विकल्पक, सविकल्पक, ठीक है। प्रताविघ्न, दैट इज अ विघ्न है, विघ्न नहीं होता, विघ्न होता है। प्रतविघ्न, ठीक है, प्रतविघ्न, प्रतविघ्न, निर्विकल्पक, सविकल्पक और प्रतविघ्न। तो यहाँ पे निर्विकल्पक में क्या है? इनडिटर्मिनेट, एक होता है डिटर्मिनेट, एक होता है इनडिटर्मिनेट। सो निर्विकल्पक होता है इनडिटर्मिनेट, जिसको आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, फिक्स नहीं होता है, वो इनडिटर्मिनेट होता है। सविकल्पक क्या होता है? डिटर्मिनेट टाइप होता है, डिटर्मिनेट टाइप होता है, जिसका आंसर फिक्स रहेगा और उसका रिजल्ट ऑलवेज करेक्ट आता जाएगा। प्रतविघ्न में क्या होता है? रिकॉग्निशन, किसी को आप रिकॉग्नाइज करते हो, ठीक है, किसी को आप रिकॉग्नाइज करते हो, ये है प्रतविघ्न। अब आ जाओ नीचे, क्लियर है? अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन दिखाओगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। क्या आ गया? सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज। सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण एंड योगज। सामान्य लक्षण में क्या आता है? सामान्य लक्षण समझ लो ना, जो लक्षण आपके सामान्य होते हैं, जो कैरेक्टर्स एट्रीब्यूट्स आपके सामान्य होते हैं। तो वी आस्क वेदर ऑल मेंस आर मोर्टल, द क्वेश्चन रेज इज टू whether mortality is true, not of this,
or that men only, nor of all men who are dead or gone. ठीक है, बट ऑफ ऑल मैन इन द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. ठीक है, आपको यहाँ पे सामान्य लक्षण में एक क्वेश्चन आपको रेज करके देती हूँ कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑल मेन आर मोर्टल. मोर्टल मतलब क्या है बता सकते हो? मोर्टल, 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 एनीवन? मोर्टल क्या है? मोर्टल क्या है? नाटालिटी, मोर्टालिटी जानते? नाटल, मोर्टल, एनीथिंग दैट डाइज, राइट? हु कैन डाई. ठीक है, ओके, भाग्यलक्ष्मी पता है हु कैन डाई. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ऑल जितने भी मेन हैं वो सारे क्या है? मोर्टल है. तो आपके माइंड में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? कि ऐसे डाउट हो सकता है कि जितने पर्सन पहले से थे वो सारे जो भी मेन थे मतलब मेल हैं वो सारे मोर्टल है. ठीक है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो बट वो मोर्टल है. जितना अभी के लिए है वो सारे मोर्टल है. ये इसके एविडेंसेस हो सकते हैं. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग में ये सब आ सकता है. ठीक है, तो वो चीज बताया गया. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग पे वो आ सकता है. ये सामान्य लक्षण है. आपके बुक में ये थोड़ा मिल सकता है, नहीं मिल सकता, बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आपके अलौकिक में लिखना पड़ेगा. ज्ञान लक्षण क्या बोलता है? आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो जनन लिखा है. एक्चुअली इंग्लिश में ज्ञान को ऐसे स्पेलिंग में लिखा जाता है, JNANA. ठीक है, ज्ञान लक्षण इसको पढ़ा जाता है. तो वी ऑफन यूज सच एक्सप्रेशंस एज आइस लुक्स कोल्ड एंड द स्टोन बुक्स हार्ड, द ग्रास लुक्स सॉफ्ट एंड सो फोर्थ when our one sense organ to do the work of another sense organ. ठीक है, मतलब ज्ञान लक्षण क्या बोलता है कि सोच लो जैसे आप आंखों से देख रहे हो बट देख के आप अज्यूम कर रहे हो हाथों का काम. जैसे आपने एक बॉल को बोला ये राउंड है बट आप तो हाथ से टच नहीं किए हो फिर भी बोल रहे हो कि ये राउंड है. दैट मीन्स आपने देखा और हाथ का भी काम बताया कि वहां से क्या करना था. ठीक है, आपने कोई एक चीज को स्मेल किया, स्मेल करके आपने बोला कि ये मीठा हो सकता है या फिर ये तीखा हो सकता है, मतलब आपने टेस्ट बर्ड का भी काम बताया. सो एक सेंस ऑर्गन होके दूसरे सेंस ऑर्गन का अगर काम बता पा रहे हो या फिर एक्सप्रेशंस दे पा रहे हो तो उसको बोलते हैं ज्ञान लक्षण है. और यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आइस लुक्स कोल्ड, आइस लुक्स कोल्ड एंड स्टोन बुक्स हार्ड. ठीक है, ग्रास लुक्स सॉफ्ट एंड ऐसे बहुत कुछ हो सकता है. ठीक, अभी देखो योगज. योगज क्या होता है? द थर्ड काइंड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन इज कॉल्ड योगज. इट इज द इंट्यूटिव परसेप्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स. मतलब एक ऑब्जेक्ट के बारे में जितना आपको आगे पीछे पुराना या कंक्लूजन जितना एविडेंसेस ढूंढना है, अगर सब कुछ मिल जाए, जो भी हिडन है वो भी मिल जाए, तब हम उसको बोलते हैं योगज. योगज क्या बताता है? न बाय वन हु पोजेसेस सम सुपरनैचुरल पावर जेनरेटेड इन द माइंड बाय डिवोट और डिवोट मेडिटेशन. मतलब आप योग भाषा के माध्यम से योगा भाष्य के माध्यम से जस्ट लाइक आप बहुत ज़्यादा योगा कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस पर ध्यान लगा के आप योगज बन सकते हैं, जहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन होगा. कोई भी एक चीज़ के बारे में आप डिटेल्ड बता सको, आगे पीछे हिडन जो भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ बता सको, तो उसको बोलते हैं योगज. ठीक, 3 मोड्स ऑफ ऑर्डिनरी परसेप्शन का याद रहा? इनडिटर्मिनेट, निर्विकल्पक, सविकल्पक एंड प्रत्यभिज्ञ. दैट इज अ रिकॉग्निशन. हो गया. निर्विकल्पक क्या बोलता है ना? निर्विकल्पक बोलता है परसेप्शन इज अ प्राइमरी कॉग्निशन. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? कोई एक बोल दो, व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निशन? कॉग्निशन, जल्दी जल्दी. कॉग्निशन का मतलब क्या है? तो ये प्राइमरी कॉग्निशन किसके बारे में देगा? कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई एक चीज के बारे में आपको आइडिया देगा. एंड इट्स डाइवर्स कैरेक्टर्स विदाउट एनी जजमेंट टू इंटर रिलेटेड दैम. ठीक है, बट उस ऑब्जेक्ट के बारे में वो जितना भी कैरेक्टर्स है उसको भी बताएगा. बट क्या आप जब एक ऑब्जेक्ट को बताते हो, समझ के बताते हो, तो क्या उसके अंदर जजमेंट देते हो या इंटर रिलेट करते हो? नहीं. हम पहले स्टार्टिंग में कभी भी जजमेंट या इंटर रिलेट नहीं करते, सिर्फ कैरेक्टर्स बताते हैं, उस चीज के बारे में बताते हैं. तो दैट इज कॉल्ड इनडिटर्मिनेट टाइप. जहां पे आप जजमेंट देना स्टार्ट करो, कंपेयर करना स्टार्ट करो, वो डिटर्मिनेट टाइप हो जाएगा. ठीक है, सविकल्पक में देखो क्या है? सविकल्पक परसेप्शन इज द कॉग्निशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज पोजेस्ड ऑफ सम कैरेक्टर्स. उसके पास कुछ कैरेक्टर्स है, उसके बेसिस पे आप उसको कंपेयर करके जानेंगे. तो ये सविकल्पक है, जहां पे डिटर्मिनेट, क्योंकि ये फिक्स कैरेक्टर को लेके चल रहा है, फिक्स कैरेक्टर को लेके चलेगा. नेक्स्ट क्या है? प्रत्यभिज्ञ, रिकॉग्निशन. अच्छा, रिकॉग्निशन इन इट्स लिटरल मीनिंग. सो इट इज रिकॉग्निशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट. ये कॉग्निशन ऑफ इट्स एज दैट which
was cognized before। देखो प्रथविज्ञ बोलता है कि आप जिसके बारे में नॉलेज ले रहे हो, क्या आप उस चीज को पहले कभी देखे हो? पहले अगर देखे हो, उस चीज का नॉलेज क्या है, उस चीज का नाम क्या है, उसका लिटरली मीनिंग क्या होता है वो बताओ। उसके बाद आप चीजों को कनेक्ट करके रिकॉग्नाइज कर सकते हो। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, रिकॉग्निशन। आपने बोला कॉग्निशन का मतलब होता है टू नो, एंड री का मतलब फिर से जानना। एक चीज को आप जानते हो, दैट मीन्स आपके पास उसका मीनिंग होगा या लिटरली कुछ मीनिंग होगा, एंड उसको यूज करके अगेन आप उस चीज के बारे में बता रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन। ठीक है, अभी देखो कंक्लूजन क्या है। ये कंक्लूजन पहले जो था वही है कि एवरी स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, जो भी इंडियन फिलोसॉफी के स्कूल्स हैं वहां पे इसको यूज किया गया, एक्सेप्ट किया गया परसेप्शन एज अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। परसेप्शन को हाईलाइट किया गया, प्रमाण एंड प्रमेय को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया और बोला गया कि यही सारे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, इनवैलिड चीजें हमारे पास नहीं चलेंगे। बट आवर सेंस ऑर्गन्स आर लिमिटेड, मगर हर एक चीज आप सेंस ऑर्गन के थ्रू ही जानोगे, तो ये ना लिमिटेड वर्क करता है, इतना ज्यादा वर्क नहीं कर पाता। तो हमारा सेंस ऑर्गन्स का काम क्या है, लिमिटेड है। सो वी रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए इसलिए ना, हमें चाहिए इन्फरेंस, कंक्लूजन, कंपैरिजन एंड टेस्टिमोनी, जहां पे प्रूव कर सको। अब बताओ ये वर्ड्स कहां पे पढ़े थे, कहां पे पढ़े थे, वैलिड नॉलेज में और इनवैलिड नॉलेज में? कहां पढ़े, फटाफट बोलो, वैलिड नॉलेज में पढ़े या इनवैलिड नॉलेज में पढ़े? बोलो बोलो, चलेगा, ठीक है। सो न्याय फिलोसॉफी प्रेजेंट यूनिक डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन। न्याय फिलोसॉफी बताता है कि आपको नॉलेज को कैसे लेना है, यूनिक वे से वो डिफाइन कर रहा है नॉलेज को। एंड न्याय फिलोसॉफी इंक्लूड, क्या इंक्लूड किया था पता है? 5 सेंसेस थे प्लस एक्स्ट्रा एक मानस आया था, ठीक है, मन से समझना। सो मानस ऑल्सो विच आर यूनिक डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, यूनिक डेफिनेशन ऑफ परसेप्शन, मतलब इंक्लूड क्या कर रहा है, मन को भी कर रहा है। एंड मन से जो चीज़ समझते हो वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक आपके अंदर रहता है, वो फिक्स रहता है एंड उसमें चेंजेस आना मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो मन से समझना इंपॉर्टेंट है, सेंसेस का भी यूज़ किया, मन का भी यूज़ किया। वैलिड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट, इनवैलिड को हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है।